आज प्रधानमंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस किया। वैसे जो कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी उठाता है, उसके चीफ ज़रूर एड्रेस करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने आज मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि मैरीटाइम रूट्स पर बहुत फोकस किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट गुलरेज शेख जी। गुलरेज जी, आज प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर यानी कि प्राइम जय हिंद। मिनिस्टर एड्रेस। जय हिंद, जय हिंद। आज प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस, उसकी खूबी क्या थी? ये टारगेटेड था पाकिस्तान और चाइना की ओर, नाम नहीं लिया भले ही, लेकिन टारगेटेड था। प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में क्या सेलेंट फीचर्स थे? नहीं, पाकिस्तान के ऊपर जो आने वाला है वो नेक्स्ट रहेगा। और जो भारत इशू उठाएगा और मीटिंग बुला रहा है, भारत 3 चीजों पर बुला रहा है। आज जो बुलाया था वो बुलाया था मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। ये चाइना टारगेटेड था। फिर उसके बाद जो सेकंड है उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स होते हैं उनको श्रद्धांजलि कैसे दी जाए, जो ब्लू हेलमेट्स कहते हैं जिनको, जो यूएन के जाते हैं कहीं पर भी जहां पर समस्या होती पीस रिस्टोर करने के लिए। दूसरी बैठक उसके ऊपर होगी और तीसरी है टेररिज्म के ऊपर, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान टारगेट रहेगा। तो ये जो बैठक थी ना, इसको मैं कहूंगा कि डिप्लोमेटिक सक्सेस बहुत बड़ी है। आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी बैठकें तो जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप करेगा वह कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस प्रकार इस विषय के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, पहले वियतनाम ने कोशिश की थी, शायद पापुआ गिनी या किसी ने भी की थी, और लेकिन फ्रांस ने भी की थी। और फ्रांस जो है वो P5 का मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन चाइना बार बार उसको वीटो कर देता था और वो नहीं हो पाती थी। लेकिन ये हमारी कूटनीतिक उपलब्धि है और कूटनीतिक विजय है कि हमने इसको सक्सेसफुली करके दिखाया। और मैरीटाइम सिक्योरिटी की अभी आप बात करेंगे तो आप ये कहेंगे, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी तो सबके लिए है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि जितने भी नॉन मिलिट्री या नॉन नेवल व्हीकल्स, मतलब शिप्स होते हैं जो कार्गोज ले जाते हैं या फिर पैसेंजर्स ले जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी बहुत से तरह से हो सकती है, पायरेसी के खिलाफ भी हो सकती है, फिर जो कई बार सुनामी आती है या कहीं पर कुछ और होता है वो उसके प्रति भी सिक्योरिटी होती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे देश, और बहुत सारे देश नहीं, विशेषकर एक देश जो है चीन, जिसका नाम है चीन, जो है साउथ चाइना सी वाले रीजन में वियतनाम की जो बोट्स हुई या शिप्स हुए, मलेशिया के हुए, इनको बार बार परेशान करता है, कभी कभी डैमेज भी करता है, जो डराता भी है कि अपने नेवल शिप्स को पीछे भेजता है और उनको मिलिट्री वार्निंग देता है। तो ये सब चीजों के विरुद्ध है। और चाइना इसीलिए कि ये बातें कभी नहीं उठ पाए मीटिंगों में, इसलिए अभी तक रोकता रहा। लेकिन भारत की एक कूटनीतिक जीत रही कि हमने इसको उठाया है। और फिर इस पर चाइना को कितनी तकलीफ हुई आप ये देखिए कि ये बैठक जो थी, भारत की डिप्लोमेटिक जीत जिसको मैं कह रहा हूं, इसमें कौन कौन थे? प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, क्योंकि भारत जो है अभी प्रेसिडेंसी जो है भारत के पास है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। खुद व्लादिमीर पुतिन रशिया से ज्वाइन किए थे, और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अपने टेनियर में ये तीसरी ही बैठक है जिसको खुद ज्वाइन किए हैं रशिया की तरफ से। वरना ये होता है कोई अधिकारी ज्वाइन करता है या फॉरेन मिनिस्टर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आप देखिए तो एंटनी ब्लिंकन, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी या आप विदेश मंत्री कह दें, कि उनके विदेश मंत्री ने ज्वाइन किया है। अब इन सब को देखते हुए चाइना ने, क्योंकि चाइना शायद समझ रहा था कि क्या बात हो सकती है और किस प्रकार से उसको जूते पड़ेंगे उसमें, तो चाइना ने किसको भेजा? उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं भेजा, उनके जो सेक्रेटरी हैं, मतलब बहुत नीचे के लेवल के अधिकारी को भेजा उस बैठक में। लेकिन उसके उपरांत भी चीन के और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल जिसको कहते हैं शब्दों के वाण चले, बिल्कुल झगड़ा हुआ। यूएस ने बिना नाम लिए कहा कि एक देश ऐसा है जो साउथ चाइना सी वाले एरिया में दूसरों को परेशान करता है। वो देश कौन है सब जानते हैं, वो चाइना है। चाइना ने यूएस के ऊपर काउंटर किए कि आप जो करते हैं, आप जहां भी जाते हैं या परेशानियां लाते हैं, बहुत सारी बातें हुई। तो ये जो इस बार की बैठक थी जिसको प्रधानमंत्री जी ने जिसकी अध्यक्षता की, ये एक जिसको कहते हैं ना कि साउथ चाइना सी को इंटरनेशनलाइज करना। इंटरनेशनलाइज ऑलरेडी है, लेकिन अब हम उसको एक नए चरम पर ले गए हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमने उसको इंटरनेशनलाइज किया। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है, कूटनीतिक विक्ट्री है। इसके बाद अब देखना यह होगा कि जो टेररिज्म वाले मुद्दे पर बैठक होगी जो भारत बुलाएगा, उसमें
चाइना किस हद तक जाके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका टारगेट जो होगा वो डेफिनेटली पाकिस्तान होगा। दुनिया भर की बात होगी, लेकिन भारत के लिए आप ये मान के चलें कि पाकिस्तान के ऊपर बात होगी, भले ही नाम ना लिया जाए, उसका नाम भी ले, हो सकता है ना ले, लेकिन ऐसी बैठकों में कई बार नाम नहीं लेकर भी, जैसे यूएस ने नाम नहीं लिया था, लेकिन चीन को मिर्ची लगी थी, और बिल्कुल मिर्ची किस प्रकार से लगी सबने देखी। तो बहुत बड़ी कूटनीतिक विक्ट्री भारत की वह। और आप ये भी देखिए कि भारत जो है वो इस तरह से चीन की घेराबंदी कर रहा, और भारत ही नहीं, दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जापान ने ये कहा है कि 2022 तक जो सिंगाकू आइलैंड है, जिसको चाइनीज डेउ आइलैंड कहते हैं, और ये दोनों क्लेम करते हैं, दोनों देश, चीन भी करता है और जापान भी करता है उस पर कि हमारा देश है। तो ये इसमें काफी ज्यादा तनाव है दोनों देशों के बीच में। उसके बहुत पास में चीन, जापान जो है वो मिसाइल्स डिप्लॉय करेगा, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें भारत, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, वह चीन के खिलाफ अपना शिकंजा टाइट करता जा रहा है। और जापान जो है जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बिना यूएस के परमिशन के नहीं कर सकता वो, ये यूएस भी चाह रहा है तभी हो रहा है। आप ये बात मेरी लिख कर रखें कि अगले एक साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जापान लाएगा, क्योंकि जो उनका संविधान है उनको एक बड़ी फौज मेंटेन करने की अनुमति नहीं देता है। और ये जो चीज हुई है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के कर्तव्य की वजह से हुई, क्योंकि उस समय अमेरिका नहीं चाहता था कि जापान जो है वो कोई बड़ी फौज को मेंटेन करे। तो अब आप ये देखेंगे कि चीन के खिलाफ जो गोलबंदी हो रही है और चीन की जिस प्रकार से घेराबंदी हो रही है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आने वाले हैं जापान के अंदर, और ये चीन को और परेशान करने वाला है। राइट। तो चाइना अब है दिक्कत में, और साउथ चाइना सी की चीज पहली बार कहीं पे इंटरनेशनल फोरम पे बोला गया। क्या आप इसमें इसको एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा मैं, जापान वाला विषय है, इसमें भारत को और दूसरे भी लाभ हो सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक जापान ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कौन सी मिसाइल डिप्लॉय करेगा, और जापान के पास कोई बहुत अच्छी मिसाइल्स नहीं है। और कुछ समय पहले एक चीज और भी आई थी, कुछ मिसाइल्स उनको परचेज करनी थी लॉकहीड मार्टिन से, अमेरिकन के डिफेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर थे, लेकिन उसको उन्होंने कैंसिल किया है। हो सकता है कि ये भारत से, क्योंकि भारत काफी उन्नत है मिसाइल प्रोडक्शन में, तो भारत के लिए एक नया डिफेंस का मार्केट जापान के रूप में खुल सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सप्लाई होती है वो काफी कॉस्टली होती है। हमारी जो मिसाइल है गुणवत्ता में वैसी ही है, लेकिन वो कंपैरेटिवली सस्ती भी पड़ती है और मेंटेनेंस भी इजी पड़ता है। राइट। तो यहाँ पर एक मार्केट भी खुलता है इंडिया के लिए। अब ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इस मैरीटाइम सिक्योरिटी से प्राइम मिनिस्टर ने कितने तीर इकट्ठे मारे? एक चाइना की ओर, एक पाकिस्तान की ओर, और साथ में एक उन उन कंट्रीज की ओर जो कि दूसरों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। चाइना घिरा दिख रहा है इस समय। तो प्राइम मिनिस्टर की ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है, बड़ी अच्छी, बड़ा स्विफ्ट और बड़ा समझदारी का गेम खेला प्राइम मिनिस्टर ने। इसमें क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान और फिलीपींस, वियतनाम, ये सारे के सारे इंडिया के पीछे आके खड़े हो जाएंगे? देखिए, आप ये मान के चलें, एंटनी ब्लिंकन का उसमें आना ये दर्शाता है कि भारत की और यूनाइटेड स्टेट्स की साठगांठ थी। और जिस तरह से मैन्यूवर किया गया कि चीन को बाईपास करते हुए एक तरह से उसका वीटो नहीं हुआ, जो फ्रांस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट स्टैंडिंग अलोन, और जब यूनाइटेड स्टेट्स हमारे साथ इसमें आ रहा है तो डेफिनेटली जापान भी आ रहा है। क्योंकि देखिए, आप मानकर चलिए कि यदि साउथ चाइना सी में कुछ होगा और युद्ध होता है, तो पहला टारगेट कौन होगा? पहला टारगेट होगा जापान, 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 क्योंकि जापान की और चाइना की ट्रेडिशनल राइवलरीज हैं। जापान को चाइना जो है अपना ट्रेडिशनल दुश्मन मानता है। अभी कुछ समय पहले जो डिफेंस पेपर जापान ने दिया, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम ताइवान के नाम पर चीन के ऊपर जंग कर सकते हैं। अब आप जो 4 पॉलिस पॉइंट्स हैं चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के, जिसके तहत वो युद्ध करने जा सकते हैं किसी देश के खिलाफ, उसमें एक आता है तिब्बत, दूसरा आता है शिनजियांग, तीसरा आता है ताइवान और चौथा आता है साउथ चाइना सी। तो
आप ये सोचिए कि जब जापान ताइवान के ऊपर बात कर रहा है कि ताइवान की आजादी के लिए वह चाइना से जंग कर सकता है, इसका मतलब जापान बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कब जापान ने इतना मिलिटराइजेशन किया है? जापान लगातार अपना मिलिटराइजेशन कर रहा है। जापान इंडिया के साथ भी बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो जापान एक मिलिटराइजेशन के लेवल पे जा रहा है और उसका टारगेट और कोई है ही नहीं उस पूरे क्षेत्र में सिवाय चीन के। चीन के। और चीन की जो भूख है लैंड की, वो सबको पता है। चीन यहाँ तक कि रशिया की जमीन को भी अपना बताता है, इंडिया की जमीन को भी, जापान के एरिया को भी, वियतनाम, सब। कौन सा ऐसा कंट्री जिसकी जमीन को वो अपना नहीं बताता है? तो ये और ये भी बोला जाता था कि ताइवान के लिए अब थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, अगर चाइना और अमेरिका के बीच में, तो वो ताइवान के लिए होगी। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कई कई कंट्रीज के लिए बहुत सुकून देने वाला रहा होगा, खासतौर से ताइवान के लिए। क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जियो स्ट्रेटेजी में जो आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, जापान, ताइवान, सिंगापुर, ये सारे के सारे क्या इंडिया के साथ मिल करके कोई एक 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 ऐसा इंटरनेशनल फोरम बना सकते हैं, या इस तरीके का एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं कि हम चाइना को चारों ओर से घेर लें और वो हम में से किसी पे भी हमला करने की कोशिश न कर पाए? देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, ये बात पिछले 2 साल से मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट, कि क्वाड जिस तरह से सशक्त होता जा रहा है, आप मान के चले कि कुछ समय में आपको क्वाड प्लस मिलेगा। वो क्वाड प्लस में पहला कोई मुल्क ज्वाइन करेगा तो वह रहेगा वियतनाम, विच विल बी फॉलोड बाय साउथ कोरिया, क्योंकि वियतनाम के और चीन के रिलेशन बहुत खराब है। हनोई के जो स्पेस एयर स्पेस है उस पे बार बार चीन जो है अपने जहाजों को निकालता है, तो उसका वायोलेशन करके। तो हनोई अपने आप में बहुत प्रताड़ित है चीन के द्वारा। साउथ कोरिया के साथ एक समस्या नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जिसका डिफेंस पैक्ट है चाइना के साथ। मतलब चाइना पे कोई आक्रमण करता है तो ये माना जाएगा कि नॉर्थ कोरिया पे आक्रमण हुआ है, नॉर्थ कोरिया पे कोई आक्रमण करता है तो माना जाएगा कि वो चीन पर आक्रमण हुआ है। तो इस सिचुएशन में ये देखिए कि जो क्वाड प्लस की अवधारणा है वह रंग लेती हुई दिख रही है। फिर उसके बाद आप देखें कि इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं है। मलेशिया के साउथ चाइना सी में बहुत सारे विवाद है चीन के साथ। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस जो अभी तक एक्सेस देता था यूनाइटेड स्टेट्स को अपने क्षेत्र को यूज करने की, उसको बीच में उसने रद्द किया था, लेकिन वापस से उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। मतलब डुटेरे जैसा व्यक्ति, जो डुटेरे वहां के प्रेसिडेंट जो है, वो प्रो चाइना थे लेकिन वो एंटी चाइना हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि प्रो चाइना होने के उपरांत भी उनका शोषण किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। तो एक पूरा ग्रुपिंग बनती हुई दिख रही है मुझे कि जिसमें चीन पूरे क्षेत्र में नॉर्थ कोरिया के अलावा बाकी सबके साथ अलग थलग पड़ जाएगा। एक तरफ नॉर्थ कोरिया के साथ रहेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान रहेगा, बाकी वो अकेला पड़ जाएगा पूरे क्षेत्र में। राइट। हाँ, श्रीलंका एक बेस की तरह आ सकता है, लेकिन श्रीलंका और नेपाल भी, कभी नेपाल तब सुधर रहा है क्योंकि वहां पर पार्टी चेंज हो गई है, नेपाली कांग्रेस आ गई है अब कम्युनिस्ट पार्टी की जगह। श्रीलंका वॉर में नहीं आएगा लेकिन श्रीलंका उसको बेसिस दे सकता है। तो लगा श्रीलंका बेसिस भी देता है तो भी इतनी सारी बेसिस जो है वो चाइनीज नेवी को, जिसको PLN प्लान कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, उसको रोकने के लिए पर्याप्त थे। तो एक संयुक्त जो गठबंधन रहेगा वही उसको काउंटर करेगा। इसमें अभी भी क्वाड में मैं बोलता हूं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे कमजोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है जो बहुत काम आएगी चीन से युद्ध के समय। राइट। तो ये थे इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर गुलरेज शेख, जिन्होंने बताया कि आज का प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच थी और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और साथ में चाइना की बाकी सारे कंट्रीज के साथ दुश्मनी, ये कैसे फिट होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और फ्यूचर ओरिएंटेड जो आज प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर था, ये इसका फ्यूचर में क्या इंप्लीकेशंस होंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ, एक और नई खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।